राहुल गांधी जी वो बड़े बड़े बंडल मारते हैं, फेंकते हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना टाइप वो चलते हैं। लेकिन सर जब धर्मांतरण विरोधी बिल की बात हुई तो उसमें बाप पार्टी के एक नेता हैं राजकुमार राउत और उनके तमाम जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल जो आया है वो SC ST और वो तमाम उन लोगों को जो है आकर्षित करने के लिए आया है। उसको लेकर के क्या क्या तो वास्तव में बीजेपी और कुछ ऐसे लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और संस्कृति का नाश करने की कोशिश करते हैं, धर्मांतरण इकोसिस्टम को चलाते हैं, ऐसे ही बीजेपी है, वो उनमें से एक है। सर वो जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं तो वो भील प्रदेश की मांग करना क्या उनका सही है? देखिए, अलगाव कौन पसंद करता है? अलगाव कितना ठीक है उसमें देखें, विकास की बात आती है, आदिवासियों के हितों की बात आती है, आदिवासियों के जो आरक्षण की बात आती है, आदिवासियों के हितों को लेकर डिलिस्टिंग मूवमेंट चल रहा है कि SC के तर्ज पर ST में जो धर्मांतरित लोग हैं उनको बाहर निकालें, उनका वो लोग विरोध करते हैं, वो विकास नहीं चाहते। वो देखिए अभी राजस्थान सरकार की एक कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस कैबिनेट की बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया जिसमें नाम था महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। आने वाले समय में विधानसभा में एक बिल पास होगा और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी को धरातल पर उतारा जाएगा। महाराणा प्रताप का जब जिक्र आता है तो उदयपुर की बात जरूर आती है और उदयपुर से आज हमारे साथ सांसद हैं डॉक्टर मन्नालाल जी रावत सर। सर स्वागत है हमारे जी पे आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर अभी कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में जिक्र किया गया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी महाराणा प्रताप के नाम पर। पहले तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप, एकलिंग दीवान मेवाड़ की अस्मिता के साथ साथ में भारत की अस्मिता माने जाते हैं। अपनी आन बान शान के लिए लड़ना, एक नायक के रूप में स्थापित होना और दूसरा सर्व समाज को साथ में लेकर चलना, मुझे लगता है ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में कम ही है। महाराणा प्रताप के नाम पे ये करना, इसका मतलब पूरे मेवाड़ को सम्मान देना है। विश्व पर जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी नायक है, उनको भी सम्मान देना, सबको सम्मान देना है। मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब की सरकार को, उनको प्रणाम करता हूं कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। इससे खेल की जो प्रतिभाएं हैं वे निखर कर आगे आएंगी और जो आधुनिक विधाएं हैं जिसमें क्या इक्विपमेंट, कहाँ ट्रेनिंग करना, क्या चीजें खड़ी करना, ये सारी चीजें मिलेंगी तो निश्चित रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है वहां तक भी जाएंगे और राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। सर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ऑलरेडी पहले से देश में कई जगह पर है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन सर देखा जाता है खेल कोटे के तहत कई जो खिलाड़ी हैं उनको आरक्षण मिलता है और उस खेल कोटे के तहत जो खिलाड़ी होते हैं उनको स्पेशल एक कोटा मिलता है। उसमें खिलाड़ी जो है किसी भी नौकरी में जो है अपना पद हासिल करते हैं। लेकिन सही कई सालों से देखा जा रहा है कि राजस्थान में जो भर्तियां आती हैं, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो चाहे वो अन्य, तो उसमें सर खेल कोटे में खिलाड़ियों को एग्जाम देना पड़ रहा है। जैसे अभी CET का जो एग्जाम होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसको पास करना पड़ रहा है जिसकी वजह से पद खाली रह रहे हैं जो इस कोटे से होते हैं। मैडम जी, एक आपने शायद सेवा नियमों और उसकी प्रक्रिया, भर्ती की जो प्रक्रिया है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। मुझे लगता है हम इसका अध्ययन करेंगे और ये समय, आप समझिए, ये समय है रिफॉर्म करने का, परफॉर्म करने का और व्यवस्थाओं को ट्रांसफॉर्म करने का। सारी व्यवस्थाएं बदल रही है। निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न कीमती है, युवाओं का प्रश्न है, युवाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाएंगे। मुझे लगता है एक संवेदनशील सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेंगे और युवाओं के पक्ष में लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सर अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चला था GST का और सरकार ने जो है GST अब कम भी की है, 2 स्लैब में उसको किया है, 12 और 18 के बीच में, और कुछ जो है बिल्कुल कम किया है GST को लेकर। लेकिन सर कई समय से विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा था लंबे समय से कि GST अब सरकार ने जो कम किया है उसको हम पहले से ही कहते आ रहे थे। तो इस तरीके से उस मुद्दे को कैसा देखते हैं? देखिए, अकादमिक तौर पर देखें और जो राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखें। कांग्रेस के कालखंड में GST की चर्चा जरूर हुई थी लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। लगता है ये पॉलिसी पैरालिसिस का समय था, लेकिन उस दौर से बाहर निकले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको निर्णय लिया। 1 जुलाई 2017 ऐतिहासिक दिन है जब GST लागू हुई। लेकिन उस लागू होने के बाद एक नेता है राहुल गांधी जी, वो बड़े बड़े बंडल मारते हैं, फेंकते हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना टाइप वो चलते हैं। उन्होंने ये कहा ये गब्बर सिंह टैक्स है। मुझे लगता है इस तरह का संबोधन देना, इस तरह की बात करना, भारत की पूरी वित्तीय प्रणाली है उस पर निश्चित रूप से कटाक्ष करना है और उन्होंने नकारात्मक भाव से व्यक्त किया है। लेकिन अब ये जो GST का जो 2.0 जो एक सुधार हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि 28 और 12% की जो GST की दर है उसको खत्म कर दिया है, 2 दरों में रह गई है। उससे आम जन को फायदा होगा,
जो नारी शक्ति उनको फायदा होगा, किचन में फायदा होगा, खेतों में फायदा दिखेगा, एमएसएमई में भी फायदा दिखेगा, बाकी सब जगह दिखेगा, मध्यम वर्ग को बहुत फायदा होगा। ये हम कह सकते हैं कि 140 करोड़ जो भारतीय जन हैं उन सभी को फायदा होगा। आप देखेंगे 500 से ज्यादा आइटम जो देने के उपयोग के हैं वे सारे के सारे सस्ते हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें एक आंकड़ा ध्यान में आता है। वो आंकड़ा ये है कि 2 लाख करोड़ रुपया निवेश के लिए उपलब्ध हो पाएगा, वो टैक्स के रूप में पे नहीं करना है। उससे एक बार पूरी एक साइकिल चलेगी जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा और जिसमें रोजगार भी बढ़ेगा, बाकी सारे इश्यूज आएंगे। मुझे लगता है ये अपने आप में अद्भुत है और सकारात्मक है और विकसित भारत की तरफ बढ़ने का एक बड़ा कदम है। सर अभी हाल फिलहाल में एक धर्मांतरण बिल पास हुआ है राजस्थान विधानसभा में, तो सर उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं और उसके बाद में विपक्ष ने हंगामा भी किया। लेकिन सर जब धर्मांतरण विरोधी बिल की बात हुई तो उसमें बाप पार्टी के एक नेता हैं राजकुमार राउत और उनके तमाम जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल जो आया है वो SC ST और वो तमाम उन लोगों को जो है आकर्षित करने के लिए आया है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, रावण को जो मारा था तो किसी ने कहा था कि वो इसके प्राण कहाँ रहते हैं, उसके प्राण कहाँ रहते हैं, तो किसी ने कहा कि साहब इसके नाभि में रहते हैं। ऐसा लगता है माथे में नहीं है, माथे उड़ाते हैं फिर चिपक जाते हैं, ऐसी बात आई। तो वास्तव में बीजेपी और कुछ ऐसे लोग जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और संस्कृति का नाश करने की कोशिश करते हैं, धर्मांतरण इकोसिस्टम को चलाते हैं, ऐसे ही बीजेपी है, उनमें से एक है। वो लगा ये एक बहुत बड़ा वैधानिक निर्णय है माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार का कि जो हमारी धर्मांतरण विरोधी एक बिल पारित किया है उसे जनजातीय क्षेत्र तो ठीक है लेकिन शहरों में भी इसका लाभ होगा। जो उत्पात हो रहे हैं परिवारों में, जो संस्कृति का खत्म करने के बाद वैमनिस्ट फैलता चला जा रहा है और जिस प्रकार का एक षड्यंत्र चलाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां आगे बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है उसमें ठहराव आएगा और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। सर वो जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं तो वो भील प्रदेश की मांग करना क्या उनका सही है? देखिए, अलगाव कौन पसंद करता है, अलगाव कितना ठीक है, उसमें देखें विकास की बात आती है, आदिवासियों के हितों की बात आती है, आदिवासियों के जो आरक्षण की बात आती है, आदिवासियों के हितों को लेकर डिलिस्टिंग मूवमेंट चल रहा है कि SC के तर्ज पर ST में जो धर्मांतरित लोग हैं उनको बाहर निकालें, उनका वो लोग विरोध करते हैं। वो विकास नहीं चाहते, वो केवल हंगामा करना चाहते हैं, ऐसी एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, हाथ में लेके चलना चाहते हैं जिसका कोई समाधान नहीं हो और अपने राजनीतिक रोटियां सेकें। मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर आप उदयपुर से आते हैं और उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम झीलों की बात करें, मीठे पानी की बात करें और तमाम सीताफल जो है खेती के मामले में बहुत एक्सपर्ट। तो उसको लेकर के क्या सरकार के अहम फैसले चल रहे हैं, सरकार क्या क्या कर रही है और वहां पर किन चीजों को उतारा जा रहा है? देखिए, 2 बड़े निर्णय मुझे जानकारी में आए। एक तो जाखम का पानी, जाखम बांध का पानी जो एक्सेस पानी बह के समुद्र में चला जाता है उसको जयसमंद के साथ जोड़ना है। जयसमंद एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उसके बाद उसका सप्लाई सिंचाई आम जन के उपयोग के लिए पानी उपयोग में आएगा। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक कदम है माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार ने, हमने पहल की थी और अब वो 4300 करोड़ के करीब उसमें सैंक्शन भी हो गया और बजट का पार्ट है। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी धरातल पर उतरेगा। दूसरा, सीताफल को लेकर आपने कहा, क्षेत्र में नेचुरली वहां जो भी वेजिटेशन है उनमें से एक सीताफल है। सीताफल आजकल बहुत ऑर्गेनिक ढंग से प्रोडक्ट बनता है, साइज छोटा है बड़ा है, वो सारे इश्यूज है। हमने ये कहा है कि इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए और नेचुरल गुण बना रखने के लिए एक प्रोजेक्ट हमने ICAR में प्रोजेक्ट में डाला था, वो सैंक्शन हो गया, 4 करोड़ रुपए उसमें आया भी है। मुझे लगता है आने वाले समय में एक क्रांतिकारी बदलाव सीताफल के क्षेत्र में दिखेगा और जो लघु वन उपज है उसके माध्यम से पूरे ग्रामीण अंचल में, आदिवासी अंचल में बहुत फायदा होगा। सर अंतिम छोटा सा सवाल पूछूंगा सर, सड़क परिवहन मंत्री ने जो भी एक फास्टैग का नियम लागू किया है उसको कैसे देखते हैं और क्या बेनिफिट होने वाला है उससे? देखिए, हमने फास्टैग नहीं कैश पे करने वाली व्यवस्था को भी देखा है, फास्टैग नॉर्मल को भी देखा है, अब एक पास के आधार पर 200 टोल लगे क्रॉस करने वाला भी देखा है। मुझे लगता है इससे गतिशीलता बढ़ेगी और फ्री फ्लो जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा। इससे इज ऑफ लाइफ, इज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा और जिंदगी भी बहुत आसान होगी और ये गतिशीलता निश्चित रूप से देश के लिए बहुत सकारात्मक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमारे साथ है डॉक्टर मननलाल रावत जो कि उदयपुर से बीजेपी के सांसद है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की और तमाम जो है विशेष सरकार की जो योजनाएं चलने वाली हैं और फायदा होने वाला है उनको बताया। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।